Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। हम CDP के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझते हैं और आपको जिससे ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बन के आता है। पिछली साल का ही क्वेश्चन पेपर है ये, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जहाँ परेशानी आए, जहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन विच मेथड अ पर्सन डज नॉट फाइंड ऑल द ऑप्शंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बट द ओनली सिलेक्ट दोज ऑप्शंस एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच ही फाइंड्स एप्रोप्रिएट। मीन्स कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, वो सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जिसमें और उन्हीं समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होती हैं। मीन्स जो लगता है कि वो उसे सॉल्व कर पाएगा, मीन्स वो खुद से। तो यहाँ पर बात होती है ह्यूरिस्टिक की। ह्यूरिस्टिक मतलब कि स्वतः शोध अन्वेषण, कि जो उसके लिए अच्छा है। ह्यूरिस्टिक का मीनिंग ये होता है कि जो आपकी सुविधा अनुसार आपको संगत प्रतीत होता है किसी समस्या को का समाधान निकालने के लिए, आप उसी को चुनते हैं। तो यहाँ पर जो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढेगा तो वो किस विकल्प का चयन करेगा? ह्यूरिस्टिक का। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। अभी इसमें क्या आता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उनसे मैचिंग की जाती है। तो मैचिंग करने के लिए अगर आपको इन चारों में से एक का भी मीनिंग पता है तो आप जो है ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना होगा क्योंकि इन क्वेश्चंस में मैचिंग में टाइम लगता है। अब जैसे ग्रामर है, ग्रामर का मीनिंग क्या होता है? अगर हम ये ऑप्शंस देखें, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिकॉग्नाइज स्पीच, पहचानने योग्य भाषा बोलने की क्षमता, या फिर एक भाषा में निहित नियम। ग्रामर में हम नियम रूल्स की बात करते हैं ना, तो ग्रामर क्या हो गया? फर्स्ट का बी। तो फर्स्ट का बी आप देखिए कहाँ पर है। फर्स्ट का बी ये रहा। तो फर्स्ट का बी में कहीं नहीं है बी, तो आपको यहीं से आंसर मिल जाता है कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेंटिक डेवलपमेंट। सिमेंटिक डेवलपमेंट वो होता है कि बोलने व लिखने की भाषा के अर्थ को समझना, कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या सामने वाले बंदा समझ रहा है। तो सिमेंटिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट का बी, सेकंड का डी। सिमेंटिक डेवलपमेंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। थर्ड का है सी। देखिए आपको खुद आंसर्स मिल गए। अगर आपको पहला क्वेश्चन का आंसर पता होता तो आप बाकी आंसर्स भी अपने आप ढूंढ सकते हैं। थर्ड बैबलिंग। बैबलिंग का मीनिंग होता है, एक ही क्वेश्चन में आपको 4 मीनिंग पता चलेंगे। बैबलिंग का मतलब होता है जब बच्चा बोलना शुरू करता है, कि जैसे कि इसमें क्या दिया, एन अर्ली स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। जब बच्चा जो है भाषा विकास का प्रारंभिक अवस्था, जब बच्चा बा 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 पा पा मम्मा मम्मा इस तरीके से बोलना स्टार्ट करता है तो उसे बोलते हैं बैबलिंग। अब फोर्थ वन है फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिकॉग्नाइजेबल स्पीच, मीन्स पहचानने योग्य भाषा बोलने की क्षमता। तो फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का मीनिंग हुआ कि हम किसी तरीके से किसी भी स्पीच को रिकॉग्नाइज, एबिलिटी किसी भी स्पीच को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी, कि हम भाषा जो बोल रहे हैं उसको पहचानने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर, कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं वो कौन कौन से हैं? मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल क्लासरूम, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मेंटल पावर की बात कर रहे हैं, माइंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें बच्चे का मोटिवेशन करेंगे। ठीक है, और उसमें हम बच्चे का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को डेवलप करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स हो गया एंड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। अब इसमें फर्स्ट एंड थर्ड इसमें आ रहा है। अगर हम क्वेश्चन देखें ब्यूटीफुल क्लासरूम, क्या ब्यूटीफुल क्लासरूम
एक मनोवैज्ञानिक कारक है? नहीं। तो अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय की आधारभूत संरचना। क्या हम स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में साइकोलॉजिकल फैक्टर है? नहीं। तो इट मीन्स मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट एंड 3 आर द करेक्ट आंसर्स। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग मटीरियल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता की जरूरत है, तो उनके लिए क्या अधिगम सामग्री होनी चाहिए? शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। कलरफुल होनी चाहिए, मल्टी सेंसरी होनी चाहिए, बिग इन साइज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर बच्चे को लर्निंग मटेरियल देनी है तो अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, कलरफुल भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं मल्टी सेंसरी में बहुत बहुसंवेदी, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें अगर हम शिक्षण अधिगम सामग्री देंगे तो वो क्या देंगे? क्या अधिगम सामग्री होनी चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए? बहुसंवेदी, जिसे हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 5. When a student learns to perform behaviors that produce positive outcomes and to avoid behavior that yields negative outcome, this is an example of. जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिसे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, तो यह किसका उदाहरण है? जब कोई बच्चा उस व्यवहार को लर्न टू परफॉर्म बिहेवियर दैट प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम, मतलब अच्छा व्यवहार पॉजिटिव आउटकम को लेना चाहता है और जो नेगेटिव आउटकम है, जो गलत व्यवहार है, उसे अवॉइड करना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पॉजिटिव आउटकम्स की जहां बात हो रही हो वहां पर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम नेगेटिव आउटकम को, नकारात्मक परिणाम को अवॉइड करते हैं, उस व्यवहार से करने से बचता है बच्चा जिसे उससे नेगेटिव आउटकम्स मिलते हैं, नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या कहलाता है? पॉजिटिव आउटकम्स एक्सेप्टेंस एंड नेगेटिव आउटकम्स अवॉइडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिचुएशन विल यू गिव कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट टू स्टूडेंट्स? कि आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्बलन देंगे? पूर्व व्यवहार को स्थापित करने के लिए, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए, नए व्यवहार को बनाए रखने के लिए, या फिर बी और सी दोनों? अब देखिए इसमें जो आंसर है कि जब आप किस परिस्थिति में विद्यार्थी को एक सतत मीन्स कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट देंगे। कंटिन्यूअस रीइंफोर्स हम देते हैं न्यू बिहेवियर में, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिहेवियर। ये क्वेश्चन आप जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा आप उनको, उनकी डीपनेस को, उनकी गहराई को समझना शुरू करेंगे, और बच्चे को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को समझिएगा, तब क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if you have ever watched someone wave a flashlight in dark and perceive trails of light behind it, you are familiar with the operation of dash memory. अगर हम बात करें, कह रहे यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैशलाइट लहराते हुए देखा तो उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया, तो आप विज्ञ हैं, मतलब आप कौन सी मेमोरी में, किस ऑपरेशन की मेमोरी होगी? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड द अदर इज
प्रोसीजरल मेमोरी एंड सेंसरी मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंसरी मेमोरी। क्यों? यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैश लाइट लहराते हुए देखा और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया, तो आप विज्ञ हैं कि स्मृति के संचालन से यहाँ पे कौन सी वो संवेदी स्मृति कहलाती है। इफ यू हैव एवर वॉच समवन वेव अ फ्लैश लाइट इन अ डार्क रूम एंड परसीव ट्रेल्स ऑफ लाइट बिहाइंड इट, यू आर फेमिलियर विद द ऑपरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी। यह आपको क्या है? सेंसरी मेमोरी में आता है कि हाँ, आपको कुछ लहराता हुआ दिख रहा है और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप सेंसेस का यूज करें, सेंसरी मेमोरी के थ्रू उसका पता चल रहा है कि हाँ, वो सेंसरी मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are the characteristics of a learning disabled child? निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चे की कौन सी विशेषताएं हैं? जो बच्चे डिसेबल चाइल्ड में आते हैं तो उनकी हमें क्या बतानी है? विशेषताएं। गुड अटेंशन होता है, या ओमिट वर्ड वाइल राइटिंग, या फिर डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल सिंबल्स। अब देखिए, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि वो बच्चे जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनका अटेंशन अच्छी ध्यान अवधि नहीं होता, वो अच्छे से अटेंशन नहीं कर पाते हैं क्लासरूम में या कहीं भी। तो गुड अटेंशन स्पैन इज नॉट द करेक्ट आंसर। लिखते समय अक्षरों को छोड़ना, ये सही है। गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई, ये भी ठीक है। इट मीन्स 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर सी इज द करेक्ट वन। आज हम इतना ही रखेंगे। 8 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एग्जाम तक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवा पाऊं। तो आप मेरे टच में रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और समझते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।